कुछ महीने पीछे आप चले जाएं तब भी ट्रूडो और कनाडा की तरफ से इस तरह के आरोप लगे, तब भी भारत ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये मनगढ़ंत आरोप है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। फिर दोबारा से इन आरोपों को जिंदा किया गया, फिर से ये आरोप सामने आए, फिर से उलझुल बयान दिए गए। ये सब कुछ क्या ट्रूडो ने अपने फायदे के चलते या फायदा पाने के लिए कहा होगा? और अगर हाँ फायदा पाना था तो अपने ही देश में अपने ही लोगों के जरिए उनका विरोध क्यों हुआ? फिर दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये बयान दिया था सोच समझकर, जाहिर सी बात है उनके भी अपने सलाहकार होंगे जिसके चलते स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी, अब वापस क्यों उन्हें अपना बयान लेना पड़ा? ये क्यों कहना पड़ा कि हाँ सबूत नहीं है? कहां से प्रेशर हुआ होगा? देखिए रचना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों अतिवादियों को अपीच करने का कार्य किया है और उनको वो लगातार खुश करने की कोशिश के तहत कि वो उनका सपोर्ट उनको मिलता रहे, उनकी सरकार चलती रहे, उन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों को दांव पे लगा दिया, उसको गहरी क्षति पहुंचाई है, मैं ये कहूंगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरा विषय है उन्होंने जिस तरह से इसको एक बड़ा विषय बना दिया है, किसी बिना सबूत के आधार पर, कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा हार्ड प्रूफ कभी नहीं रहा, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार कर दिया है। तो ये जो उनकी जो पूरी स्थिति है वो बहुत ही हास्यास्पद हो गई है, मैं ये कहूंगा। उनकी इमेच्योरिटी तो दिखाई ही देती है, लेकिन साथ ही साथ वो जिस तरीके का बर्ताव करते हैं, जिस तरीके की बातों से पलटना और नए नए एडमिशंस करना, और जाहिर है कि उससे उनका जो वास्तविक उनका एक चरित्र है वो भी एक्सपोज होता है। उनकी इमेज बहुत गंभीर तरीके से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में उनके अपने राजनीतिक करियर में भी भुगतना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। अभी आप देखिए तो मॉन्ट्रियल और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो लिबरल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि ये मॉन्ट्रियल और टोरंटो की जो सीट्स हैं वो एक लिबरल सीट्स और सेफ सीट मानी जाती रही, लेकिन ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से मॉन्ट्रियल टोरंटो के लोग भी खुश नहीं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इसी तरीके का वो ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स करते गए तो जो इलेक्शंस हैं वो पहले हो जाएंगे और सरकार इनकी पहले गिर जाएगी और उसके बाद ये सत्ता से बाहर भी हो जाएंगे। और इस तरीके का जो उनका जो बर्ताव है वो उनकी बहुत ही राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है, इस बात को भी दर्शाता है कि कोई नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने राष्ट्र के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, राष्ट्र के सुरक्षा के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। और ये बड़ी ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड्स हैं। अगर इस तरीके का व्यवहार बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नेता करने लगे तो जाहिर है कि उन राष्ट्रों के अंदर जो आतंकवाद का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए तो 1985 में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो की सरकार थी और उस समय भी उन्होंने अनेक तरीके के आतंकियों को वहां पर शरण दे रखी थी। बब्बर खालसा जो आतंकवादी संगठन था उसको शरण दे रखी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसने कनिष्का बॉम्बिंग 1985 में इतना बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिता के शासनकाल में की गई बड़ी गलतियों से कोई सीख नहीं ली है। वर्तमान समय में फिर से एक बार वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए आतंकियों को प्रश्रय दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और ये कनाडा के अंदर ही ये आतंकी खतरा पैदा करेंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले कर रखा है, 1985 का एग्जाम्पल सामने है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने ये जो पूरा विषय है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही उठाया था। और बार बार आपने पूछा क्यों उठाते हैं, तो उसका कारण यही है कि जैसे जैसे वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी सरकार खतरे में आती जा रही है, अभी हाल के समय में उन्हें 2 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। और ये जो जगमीत सिंह की जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने अनेक मतभेदों की वजह से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, लेकिन जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी अभी भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बचाने में अपना जो भी वो कवायद करते हैं। तो उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को ये उनका ये मंसूबा है कि उनकी जो सरकार है चलती रहे, किसी तरीके से वो पॉलिटिकली सत्ता में बने रहें, सर्वाइव करते रहें। और उस प्रक्रिया में उन्होंने फिर से एक बार जो अतिवादी आतंकवादी जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको अपीच करने के लिए एक बार फिर से विषय उठाया है। और ये जाहिर है कि उनकी जो बहुत ही अदूरदर्शी अपरिपक्व सोच को दर्शाता है और उसका खामियाजा उन्हें निसंदेह आने वाले इलेक्शंस में और एक कनाडा में बार आप फिर से देखेंगे कहिए तो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम जस्टिन ट्रूडो ने किया है। अच्छा मेजर शाह, चूंकि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, फिर चाहे वो काम नौकरी के लिहाज से हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो, वो पढ़ाई के लिहाज से हो, करीब 4.25 लाख संख्या स्टूडेंट्स की है, करीब 30 लाख संख्या भारतीय मूल के लोगों की है, इसमें 8 लाख के करीब सिख समुदाय के लोग बताए जाते हैं।
अभी थोड़ी ही देर पहले जिस तरीके से हम सांसद आर्या को सुन रहे थे, अगर एक सांसद ये कह रहे हैं कि हिंदू होने का खमियाजा भुगतना पड़ता है, यहाँ खालिस्तानियों का समर्थन है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आम लोगों का हाल क्या होगा, आम हिंदुओं का हाल क्या होगा। रचा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आम आदमी, आम हिंदू का वहां पे हाल क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो अपनी पहली स्टेट विजिट ऑफ इंडिया में आए थे, तो खालिस्तानी टेररिस्ट जसपाल अटवाल के साथ इनकी वाइफ जो है अभी स्ट्रैंगल्ड है, अभी सोफी ग्रेगरी, इनकी एक फोटो खींची थी साथ में, तो उस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जस्टिन ट्रूडो एक पुरानी दिल्ली के एक मस्जिद में उनने एक रिपोर्टर ने क्लिक करते हुए बोला कि मिस्टर ट्रूडो, आपने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को इस रिसेप्शन पे क्यों इनवाइट करा है, ऐसे भी इन पे तौबत लगे हैं। फिर इसके बाद फिर जस्टिन ट्रूडो ने एक हॉलिडे किया था, आगा खान ट्रस्ट जो है, सबने नाम सुना होगा आगा खान ट्रस्ट का, तो आगा खान ट्रस्ट के रिजॉर्ट पे इन्होंने एक हॉलिडे किया था, जो भी फिर सुर्खियों में आया था। वो तो इनके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सी भी ऑलरेडी बयान थी। मैंने आपको 2001 की कंट्रोवर्सी बता दी, आपको 2018 में जब वो हिंदुस्तान आए थे वो बता दी, आगा खान ट्रस्ट की जो रिजॉर्ट पे। तो बेसिकली इससे क्या होता है ना, इससे क्रेडिबिलिटी लूज होती है। अब 2023 में ही जब जून के महीने में जब निज्जर की किलिंग हुई, तब उन्होंने आरोप लगा दिए हिंदुस्तान के ऊपर। तो एक पैटर्न रहा था इमेच्योरिटी का। हाँ। तो लोग उसको क्रेडिबिलिटी के तौर से ले सकते थे, लेकिन अगर आप सबूत देते तो, और अगर हम भी जिम्मेदार लोग हैं, हम कह देते हैं हाँ भाई अगर ऐसा हुआ है तो हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, और अगर इफ फाउंड गिल्टी फॉर एनीवन हम एक्शन भी लेंगे, हम ऐसा कह सकते थे बिल्कुल। लेकिन आप बेबुनियादी आप एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर भी। ये हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, कनाडा की बात नहीं, कहीं पे भी, कोई भी दुनिया में कहीं पे सुना है कोई किसी पे तोहमत लगा दे, आरोप लगा दे बिना बुनियाद के, बिना कोई फाउंडेशन के, बिना कोई सबूत के, तो जाहिर सी बात है तो इसमें आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी लूज होगी। और आपको ये एहसास होना चाहिए, जस्टिन ट्रूडो को खुद ये एहसास होना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी, मैं लेकिन वक्त के साथ अगर एहसास नहीं हुआ तो खमियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा, जिसके आसार अभी से ही नजर आ रहे हैं। इलेक्शंस में भी बड़ा खमियाजा होगा, इमेज तो डेंट पहले ही हो चुकी है। संजीव श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। कनाडा और ट्रूडो की तरफ से भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाए जरूर गए, लेकिन जिस तरीके से फॉरेन इंटरफेयर्स के बाद में यहाँ ट्रूडो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपने बयान से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं एंड में कि भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, बस एक जानकारी मुश्तक आई थी जो आगे मैंने भारत के साथ में साझा की थी। यानी कि जान गए हैं वो भारत का बढ़ता हुआ कद कि भारत के खिलाफ कोई ऊल जुलूल बयान देकर यूं ही नहीं जा सकता।